तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। और आज सूफी ट्रैम्प हियर में जो बातें होने वाली है वो ऐसी इक्वेशन की बातें होने वाली है जिसने यूनिवर्स को सीक्रेटली गवर्न कर रखा है। हमें यूनिवर्स पहली बात तो लगता है कभी कभी सिमेट्रिक है, फिर लगता है सिमेट्रिक होने के बाद शायद यूनिवर्स रैंडम भी है, मगर देखता है इस रैंडमनेस में एक पैटर्न जिसको एक मैथमेटिशियन ने ऑब्जर्व किया था, पहले किसी और ने ऑब्जर्व किया था, बाद में किसी और ने किया, नाम बाद वाले के पढ़ा। हम उसके साथ पोएटिक जस्टिस नहीं कर पाए, मगर आज इस वीडियो में उस इंसान के बारे में, नाम के बारे में जिक्र करेंगे। मगर सारी की सारी बात होने वाली है एक छोटे से इक्वेशन ने जिसने पूरे यूनिवर्स को बांध रखा है। चाहे आपकी जिंदगी को क्यों ना बांधा हो, आपको वो इक्वेशन सब जगह दिखेगी, आपके फाइनेंस में दिखेगी, आपके टैक्स सिस्टम में दिखेगी, आपके हर तरफ दिखेगी। उसी इक्वेशन के ऊपर बात होने वाली है, उसी के ऊपर ये टॉपिक है, नाम है इक्वेशन का बेनफोर्ड लॉ। तो शुरू करते हैं वीडियो। डॉक्टर साहब यार म्यूजिक। स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। हाँ। तो बात यह है दोस्तों कि हर बार ये कहते हैं, इस बार कहना भूल गए कि यहाँ होती है कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ थिएटर की, कुछ साइंस की, कुछ मैथमेटिक्स की। यस। और आज बात हो रही है मैथ्स में मैजिक की। मैजिक ही है मैथ भाई। अरे यही तो बात है। हाँ। देखिए सुफियान जो है हमारे दोस्त साइंस की बातें करते हैं, बट ही बिलीव्स इन मैजिक। आई डू। सो जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला, इस इक्वेशन के बारे में, उन्होंने कहा यार आज का जो भी प्लान था, हालांकि वो वीडियो भी आपको दिख जाएगी, वो कैंसिल करो, आज इसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुक्रगुजार कर दूं अमन भाई का। अमन गर्ग मेरा दोस्त, मेरी जान, मेरी हम सफर कह लीजिए, बस शादी नहीं करी है मैंने। तो उन्होंने, उनसे मेरी बात हो रही थी, मैं बोला अमन भाई यार आजकल ना थोड़ी वीडियोस चल नहीं रही, रील्स में कमाल नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला यार सूफी भाई एक मैंने बहुत समय पहले एक लॉ के बारे में पढ़ा था, टेक्निकल टर्म्स में, उससे फ्रॉड पकड़ में आते हैं। क्योंकि ऐसी कोई मैथमेटिक्स है जिससे फ्रॉड पकड़ में आ जाते हैं टैक्स सिस्टम के समय, क्योंकि हमें भी बचाना ना टैक्स। मजाक कर रहा हूँ यार, इतना टैक्स वाला पैसा आ नहीं रहा हो तो मजाक में आजकल तो इम्पॉसिबल हो गया भाई। वो ठीक है। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया उसके बारे में, बेनफोर्ड लॉ के बारे में बाद में पता चला। और जब मैंने पढ़ा कि एक ऐसी इक्वेशन है जिसने हमारे यूनिवर्स को, जो हमें रैंडम परसीव होता है, वो रैंडम नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जो भी चीज नेचुरल अकरिंग है, जो भी चीज वो इस लॉ को अप्लाई करती है, उसको मानती है। और जहां पर भी ये चीज नेचुरल नहीं है, जहां पर भी ह्यूमन इंक्लूजन आ जाएगा, ये लॉ खत्म हो जाता है और यहीं से हिंट मिल जाता है कि चीजें कुछ तो गड़बड़ है दया वाला। तो यहाँ पर वो बेनफोर्ड उन्होंने मुझे बताया। तो शुक्रिया अमन भाई। यस कंटिन्यू। यस। इसके पहले आप स्पॉइलर अलर्ट दे देते अगर, तो हमारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इतना बड़ा स्पॉइलर, मतलब आपने पूरी वीडियो का जो है थोड़ा सा कचरा कर दिया है। मगर थैंकफुली यहाँ पर मैं भी तो हूँ, अंकित भी तो है, अभी बहुत कुछ है, अभिषेक भी तो है, बहुत सारे लोग। तो कहानी जो है इसके पीछे की, वो एक बार सुन लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे इवेंचुअली बात बेनफोर्ड इक्वेशन तक आई या बेनफोर्ड लॉ तक आई। तो ये नेसेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ डिस्कवरी। कुछ तो नेसेसिटी रहा होगा, और यही नेसेसिटी हमेशा से एग्जिस्ट करती आई है। देखिए मैथ्स कोई नई चीज नहीं है। मैथ्स तो बहुत टाइम से एग्जिस्ट करती है, और कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स मैथ्स भी कई टाइम से एग्जिस्ट करती आ रही है। इसी तरह 1881 में एक एस्ट्रोनॉमर थे, साइमन न्यूकम नाम था उनका। उस समय के काफी रिस्पेक्टेड, काफी जाने माने एस्ट्रोनॉमर थे वो। और क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमर थे, उन्हें भी कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी। ये शब्द बुलवाना मुझसे है बस। वर्ड प्ले। जब भी कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी मैथमेटिशियन बड़े बड़े इक्वेशंस करते थे, तो लॉग्स का इस्तेमाल होता था। लॉग्स, देखिए हम कई सारे डॉक्टर्स बनते हैं इसलिए कि मैथ्स हमसे खफा हो जाती है। वो आज भी मेरे से खफा है, तो सूफियान लॉग समझा दो दोस्त। तो सबसे पहले देखते हैं लॉग इस्तेमाल क्यों आया। देखिए वही बोला मैंने कि नेसेसिटी होनी चाहिए, तभी कुछ चीज डिस्कवर होती है। तो हमारी जिंदगी जो हम आम बोलचाल की भाषा में चल रहे हैं, हमारे में क्या है कि हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, एडिशन वाली, कि यार 1 + 1 2 हो गया, कितना किससे पैसा लिया, कितना उधार है, क्या है क्या नहीं, ये सब चालू हो रही है कैलकुलेशन। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, मगर यूनिवर्स ऐसे गवर्न नहीं करता। यूनिवर्स में आप जब भी चीजें देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मारती है। जैसे कि अगर तालाब में कोई एल्गी फैलना चालू करता है तो सडनली ग्रो करता है। एक दिन देखोगे आप छोटा था, अगले दिन बहुत बड़ा हो जाता है। यूनिवर्स जो इवेंचुअली दिखता है आपको, उसकी ग्रोथ जो है ना हमेशा एक्सपोनेंशियल है। और एक्सपोनेंशियल चीजों को इंसान का दिमाग इंट्यूशन नहीं है उसके पास। अगर मैं बोलूं कि यार कोई चीज ग्रोथ कर रही है एकदम एक्सपोनेंशियली, आपके पास इंट्यूशन नहीं आएगा कैसे बढ़ रहा है। उसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए लॉगरिथमिक का इस्तेमाल हुआ था। लॉग की सबसे बड़ी बात क्या है कि लॉग इस्तेमाल होता है जब बहुत ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आपके पास डिजिट होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं अगर आपसे बोलूं कि 4,82,330
मल्टीप्लाई बाय 3,04,22, इसको मल्टीप्लिकेशन करने में आपकी हालत खराब होगी। यहीं पर अगर आप लॉग का इस्तेमाल कर लेंगे तो लॉग इस नंबर को बहुत छोटा कर देता है। जैसे कि अगर हमें सबको पता है कि लॉग का बेस 10 होगा तो 10 लाख को क्या कर देगा, 10 लाख में 6 10 की पावर 6 होती है, वो 6 पहले बाहर निकाल देगा। टेक्निकल टर्म्स में लॉग निकालोगे तो 6 आंसर आएगा। यस, इसको हम इंट्यूशन के हिसाब से समझ सकते हैं, तो लॉगरिथम के वहां पे इस्तेमाल हो रहा था। और ये सबका पूरा का पूरा लॉग का एक अच्छा खासा किताब है, मोटी वाली। यस, वो आप तो देख नहीं पा रहे, आप जमाने में जिस जमाने में पैदा हुए उस जमाने में तो एआई आ गया। खैर हम जिसमें थे वहां पर कम से कम कैलकुलेटर था, मगर साइमन न्यूटन के पास ये दोनों चीजें नहीं थी। तो उस समय साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स, फिजिसिस्ट सब लोग इस्तेमाल करते थे बड़ी बड़ी मोटी मोटी लॉग बुक्स। और जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस रहते थे उनकी काफी अच्छी एक मोटी सी लॉग बुक। ध्यान रखिए कि एस्ट्रोनॉमिकल क्यों, अब यूनिवर्स नेचर को देखा जा रहा है ना, तो नेचर कैसे बिहेव कर रहा है इसलिए वहां से सिग्नल आएगा भी। यस, तो उन्होंने एक ऑब्जर्व की एक चीज, उन्होंने ये देखा कि यार ये जो मेरी लॉग बुक है, जो मान लो मैं ले लूं सुफियान, है ना, पढ़ी तो नहीं, यहाँ काम तो अच्छा चिल्ला चिल्ला की स्कीम बता दे सबको। तो उन्होंने नोटिस किया कि मान लो अगर ये मेरी लॉग बुक है तो शुरुआत के जो कुछ पेजेस हैं वो थोड़े से ज्यादा यूज किए हुए लग रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई पेज ज्यादा यूज होते हैं थोड़े बहुत मुड़ जाते हैं या फिर उनका रंग थोड़ा बदल जाता है, डस्ट आने लगती है। उन्होंने देखा यार शुरुआत में तो काफी डस्ट है, काफी पेजेस टेढ़े मेढ़े हैं, आगे का तो यार खाली लग रहा है, बड़ा साफ सुथरा लग रहा है। धीरे धीरे एक अलग पैटर्न में वो खाली होते जाए। तो ये हो कैसे रहा है? हाँ। क्योंकि जैसा कि सुफियान ने आपको बताया कि इंट्यूशन ही नहीं है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल चीजों को समझने का। उन्होंने ये अज्यूम किया था कि यार अगर ये लॉग बुक यूज हो रही है हर टाइप के बड़े मल्टीप्लिकेशंस के लिए, तो ये पूरी की पूरी बुक एक समान खराब होनी चाहिए। बिल्कुल, शुरुआती पेजेस ज्यादा खराब है। ऐसा हो क्यों रहा है? तो उन्होंने एक पेपर फिर पब्लिश किया, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा काफी वेल रिस्पेक्टेड एक्चुअली एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, उन्होंने ये बताया कि ज्यादातर कैलकुलेशंस में जो स्मॉल नंबर्स रहते हैं, है ना, क्योंकि जैसे कि हर बुक में इंडेक्स रहता है, लॉग बुक में भी उस कदर का इंडेक्स था, तो शुरुआती के जो नंबर्स है 1 2 3 वो शुरुआती पेजेस में आते थे। तो उन्होंने ये कहा कि हम जब भी बड़े बड़े कैलकुलेशंस करते हैं तो इसमें ये ऑब्जर्व किया है मैंने कि ज्यादातर बड़े नंबर्स चाहे कितने भी बड़े हो, शुरुआत होते हैं किसी स्मॉल नंबर से। 1, yes. मोर कॉमनली विथ 1 फॉलोड बाय 2 फॉलोड बाय 3 4। जैसे जैसे ये स्टार्टिंग का नंबर बढ़ता है उसकी अकरेंस कम होने लगती है। बिल्कुल। तो ये उन्होंने नेचर में ऑब्जर्व किया है कि नेचर, हम देख रहे हैं सितारों के पार के जहान को, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कैलकुलेशन करने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो भी है उसको हमने नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए अब किताबों में देखा, तो नेचर ही उसके अंदर उतर के आ रहा है कि नेचर कुछ अलग पैटर्न शो कर रहा है। टेक्निकल टर्म्स में इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि यूनिवर्स के अंदर जब हम बाहर ब्रह्मांड को देख रहे हैं वहां पर भी जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हो रही है उसका शुरुआत छोटे नंबर से हो रहा है। यस, और उन्होंने भी यही ऑब्जर्वेशन किया, यही पब्लिश किया, और उन्होंने केवल सजेस्ट किया कि यार मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पैटर्न को भी हम लॉगरिथमिकली समझा सकते हैं। खैर, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं और उनका इंटरेस्ट पर से मैथमेटिक्स से ज्यादा एस्ट्रोनॉमी में था, ना उन्होंने इस चीज पर ज्यादा बात की, ना उस समय के मैथमेटिशियंस ने इस चीज को ज्यादा पिकअप किया। प्लस इतनी कम्युनिकेशन भी कहाँ है यार। आज तो आपके पास रील और यूट्यूब है, हम चीजें बना रहे हैं, आप तक पहुंच जा रही है। अब सोचिए एक जमाना जिसमें सारी चीजें हो रही है कागजों के ऊपर, एक बंदे ने पेपर पब्लिश कर दिया, वो पेपर कितने लोग पढ़ेंगे किसको क्या पता। आज आप रील बनाते हो, खैर हमारे तो बहुत कम व्यूज जा रहे हैं मगर बहुत मिलियन में व्यूज चले जाते हैं। दुख होता है, दुख बहुत ज्यादा होता है। चलिए, यस कंटिन्यू। हाँ, तो पब्लिश करके ये बात भुला दी, जानबूझकर नहीं, कोइंसिडेंटली हो गया ऐसा। अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं 1881 से सीधा 1930s में। एक आदमी थे जिनका नाम था फ्रैंक बेनफोर्ड। फ्रैंक बेनफोर्ड ना ही कोई बहुत ज्यादा बड़े एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे, ना ही फिजिसिस्ट थे, ना ही मैथमेटिशियन थे। अच्छे खासे मैथमेटिशियन, मतलब मैथमेटिशियन थे बाय प्रोफेशन। बाय प्रोफेशन ये बंदा एक इंजीनियर था इन जनरल इलेक्ट्रिक। जनरल इलेक्ट्रिक आज भी कई सारे आप पेपर में पढ़ते होंगे कि बड़े बड़े जो हमारे प्लेन्स के इंजन वगैरह थे, जनरल इलेक्ट्रिक। उन्होंने, जैसा कि सुफियान ने आपको पहले बताया था कि
क्या था, नीड। हाँ, नेसेसिटी इज द रूट कॉज नेसेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ डिस्कवरी। ये अंग्रेजी में फंसा दिया इसको आज। यस, नहीं मैं भूल ही गया था आपने क्या बोला था। ये मेरे पे ब्लेम डाल रहे हैं, ये दिस इज नॉट फेयर। जज साहब प्लीज नोट। तो उन्होंने क्या कहा कि यार एक्चुअली वो एक ऑब्सेसिव एम्पिरिस्ट थे, एम्पिरिसिस्ट थे। तो जो लोग मेडिकल साइंस में थोड़ा बहुत दिलचस्पी रखते हैं, आपने एक टर्म सुना होगा एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स। एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स वो होते हैं कि यार एक कोई ऐसा एंटीबायोटिक बताओ जो ज्यादा से ज्यादा आपके बैक्टीरियल ग्रुप जो कॉमनली पाए जाते हैं उनसे एक बार में डील करते हैं। तो वो भी यही चाह रहे थे, यार कौन पड़े इस चक्कर में, कैलकुलेटर है, ये है वो है, पर मुझे इतना सारा डेटा देखना है, इतना सब ये चीज करनी है, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मतलब इस चीज को फॉर्मुलेट कर दूं। तो उन्होंने भी जब वो डेटा की तरफ देख रहे थे, उनकी कंपनी का डेटा था, जो भी डेटा था, एग्जैक्टली डिटेल्स तो हमें पता नहीं चल पाई हैं, उन्होंने भी ये पैटर्न नोटिस किया। फिर उन्होंने कहा यार अगर मैं सच में इफ आई एम रियली ऑन टू समथिंग, क्या ये सब चीजों को अप्लाई होता है? बिल्कुल। अब साइमन न्यूकम के पास प्रॉब्लम ये थी कि लार्ज डेटा सेट्स रिकॉर्ड कर पाना भी उस समय में बहुत मुश्किल था। थोड़ा सा बेहतर हो गया था ये प्रोसेस जब तक फ्रैंक रेडफर्ड आई थिंक फ्रैंक बेनफर्ड जब तक आए, ये प्रोसेस काफी सिंप्लीफाई हो चुका था। उनके पास लार्ज डेटा सेट्स कुछ थे, तो उन्होंने काफी रैंडम डेटा निकालना शुरू किया, जैसे कि नदियों की लेंथ का निकाल लिया, पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स निकाल लिए, और भूकंप के इक्वेशंस, मतलब भूकंप के मैग्नीट्यूड्स का निकाल लिया, सब जो चीज नेचुरली अकर और जो डेटा अबंडेंस में अवेलेबल था 20,000 के अराउंड निकाले थे। यस, मतलब 30,000 डेटा सेट्स उन्होंने निकाले और उन्होंने उनको एनालाइज करना शुरू किया। और फिर एक ऐसी चीज हुई जहां पर मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसी वजह से मैंने मैथ्स छोड़ दी थी। तो फिर मैथ्स के एक्सपर्ट और आप सबके चहीते अंकित साहब को बुलाते हैं, और सूफियान और अंकित अब आगे आपको थोड़ी मैथ की बात होती है। यस। तो अंकित साहब आ चुके हैं, तो डॉक्टर साहब ने जहां छोड़ा, मैं बस आपको बता दूं कि उन्होंने क्या पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने एक ऐसा ग्राफ नोटिस किया, ये आप देख सकते हैं 1 से लेकर 9 के नंबर के बीच में, और जो उनको हर डेटा सेट पे अप्लाई करने के बाद जो परसेंटेज दिख रही थी, वो ये दिख रही थी कि जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे थे उस लार्ज डेटा सेट में, जो नेचुरली अकर कर रहे थे, वो अराउंड 30% पे जा रहे थे। तो इसके अराउंड बातें उन्होंने देखी। अब मैथमेटिक्स के ऊपर आते हैं। उन्होंने इसी चीज को, इसी पैटर्न को उन्होंने एक फॉर्मूला भी दे दिया। फॉर्मुलेशन पे हम बाद में बात करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। मैं इस पे बताना चाह रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल सी बात है। आप ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्स में हमें जो चीज सिमेट्रिक महसूस हो रही होती है अंकित साहब, वो सिमेट्रिक कैसे नहीं हो सकती। देखिए, हमने 1 से लेकर 9 तक हम नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें लगता है भाई सब डिफरेंस तो सब सही लग रहा है। हमारा इंट्यूशन क्या है कि यार ये अराउंड डिफरेंस सब सेम ही है, 1 1 का डिफरेंस है। मगर आप देखिए कि यूनिवर्स जो नेचुरली अकर कर रहा है, वो छोटे नंबर के स्टार्ट्स के बीच में ज्यादा देर तक ठहर जाता है। 1 से लेकर 2 में जाने के लिए 100% का इंक्रीज मारना पड़ रहा था। 8 से लेकर 9 के बीच में जाने के लिए उनको परसेंटेज का जो जंप मारना है यूनिवर्स को कम मारना है। इसी चक्कर में ये पैटर्न आएगा नेचुरली अकरिंग चीजों के अंदर। अब अंकित साहब आपसे बातें करेंगे, थोड़ी मैथमेटिक्स को समझाओ यार इस वाले को। पहले तो जब लॉग की बात हो रही थी ना, तो मुझे याद आया कि कंप्यूटर साइंस में जब कोई एल्गोरिदम का एफिशिएंसी मेजर किया जाता है ना, वो भी लॉग एन में मेजर किया जाता है कि n² log n। उससे पता चलता है कि कौन सा एल्गोरिदम जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है। आज हम सब बात कर रहे हैं बेनफोर्ड एल्गोरिदम। बेनफोर्ड एल्गोरिदम है ना, इनका मतलब इन्होंने जो रूल दिया था उसका मतलब क्या था। उन्होंने एक्चुअली एक चीज ऑब्जर्व क्या किया कि यूनिवर्स में जो भी चीजें नेचुरली हो रही है, चूंकि यूनिवर्स में हो रही है तो बहुत लार्ज डेटा पे हो रही है। ऐसा नहीं कि मतलब तारे भी हैं तो ऐसा नहीं कि एक तारा है या 2 तारा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ तारे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ उनके डायमीटर्स हो सकते हैं, डिस्टेंस हो सकते हैं, ब्ला 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 ब्ला। तो जब इतने सारे डेटा जब है ना, तो उन्होंने एक चीज वहां पे जो ऑब्जर्व किया, जो नोटिस किया वहां पे, उन्होंने देखा, अगर बेनफोर्ड एल्गोरिदम आपको समझने का सबसे इजी तरीका समझा जाए, पहली बात तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो भी नेचुरल प्रोसेस जो भी है डेटा, वो सब एक्सपोनेंशियली हो रहे हैं। कहने का मतलब जैसा भी तुमने बताया कि फंजाई जो था बढ़ता है, उस हिसाब से वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है। लेकिन नेचर हमेशा एक्सपोनेंशियल में ही एग्जिस्ट कर रहा है। जो नेचुरल प्रोसेस कह लीजिए, हमारा जो यूनिवर्स हम जिसमें एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरल है एक्सपोनेंशियल रहना, और अननेचुरल कह लीजिए कि हम यूनिवर्स बाउंडेड नहीं है। हमने चीजों को बाउंड किया। हम देते हैं नंबर, 100 में से नंबर देते हैं बच्चों को। हम अगर नंबर किसी को फोन नंबर असाइन करते हैं तो हम असाइन करते हैं, हम उसके अंदर एक पैटर्न डालते हैं। हमारा इंटरेस्ट है पैटर्न इंक्लूड करना। यूनिवर्स अनबाउंडेड एक्सपोनेंशियल भागता है। अब नॉर्मल जो है ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो है उसको कैसे समझेंगे? आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी एपी। एपी करने का मतलब 1 से कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, 2 से 3 से 4।
जीपी क्या कहता है कि कॉमन रेशियो हाँ। है ना, जो हम लोग ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बेनफोर्ड का एल्गोरिथम हम लोग समझेंगे, लॉ जो है। मान लो एक नंबर है 1, अब इसका कॉमन रेशियो लेते हैं 2, 2 टाइम्स करके ये मल्टीप्लाई करेगा। सही बात। तो पहला नंबर लेते हैं 1, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 2। 2 अब देखना है आपको कितनी बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है ना। 2 को 2 टाइम्स करेंगे क्या आएगा 4, 4 को 2 टाइम्स करेंगे क्या आएगा 8, 8 को फिर से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 16। 16 किससे स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 4 5 टाइम्स में 1 रिपीट हो गया, ठीक है। अब फिर से 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स, 32 आएगा। 32 को फिर से करो 64, 64 को फिर 2 से करो 128। ये नंबर भी 1 से शुरू हो गया आपका, है ना। तो आप देखते जा रहे हो धीरे धीरे 1 की फ्रीक्वेंसी, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। 128 को फिर से आप अप्लाई कर सकते हो, 256, 512, 1024। फिर से आप देखोगे 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर तुरंत आ गए कि जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ग्रोथ हो रही है। हाँ। तो वही तो अभी इसमें वही लोगों को क्या कंफ्यूजन आता है, मैं ये बोलता हूँ कि यूनिवर्स में नंबर इनफाइनाइट है, ठीक है। इसलिए लगता है कि हर नंबर से हर मतलब जो यूनिवर्स में जिस नंबर से कोई चीज स्टार्ट हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सब के रेशियो सेम होने चाहिए, ऐसा हमें परसीव होता है हमारे इंट्यूशन से। मगर यूनिवर्स पता नहीं कैसे अपने अंदर इस कह लीजिए अनसिमेट्रिक में एक पैटर्न दे देता है कि यहाँ पर आपको ऐसा परसीव हो रहा है कि इसके हर एक की स्टार्ट जो है प्रोबेबिलिटी सेम होगी, लेकिन यूनिवर्स में वैसी एग्जिस्टेंस नहीं बन पाएगी। कहने का मतलब ये है कि जहां भी ऐसा नहीं, मतलब जहां भी आप जियोमेट्रिक ग्रोथ देखोगे या जियोमेट्रिकली एक्सपोनेंशियल नंबर देखोगे, वहां पे आप देखना कि 1 से जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो आपको लगता होगा कि प्रोबेबिलिटी वाइज 1 से नंबर स्टार्ट होने वाले की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 1/9, 1/9। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि अप्रोक्सीमेटली 30%, मतलब 1/3 हो गया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। अभी हमने चेक भी किया, लगभग 10 नंबर देखे, है ना, 1 से लेके 1024 तक, यहीं तक याद है, 2 टू द पावर 10 तक हम सबको याद होता है, तो यहाँ तक हमें याद था। तो इसमें भी हमने देखा कि 1 से जो नंबर स्टार्ट हो रहे थे उनकी नंबर ज्यादा थी। 10 में से आप देखोगे 1, 16, 128 और 1024, 10 में से 4 नंबर 1 से स्टार्ट हो गए। अब इसका यूज कहाँ पे होगा, उसके पहले वो बता दो, बेनफोर्ड अगर आपको अप्लाई करना है तो कहीं उसके कंडीशंस क्या है। बेनफोर्ड ने बोला कि हर वो चीज जो नेचुरली अकरिंग है और जो मल्टीप्लिकेशन में बात करती है, अभी अगर देखिए नेचुरली अकरिंग है मतलब ज्योमेट्रिकली, हाँ, क्योंकि यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्स में जो चीज एग्जिस्ट करती है और जिसकी ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन में जाती है, वहां ये बेनफोर्ड अप्लाई होगा। क्यों? यूनिवर्स में ऑलरेडी ये पैटर्न था, बस हमने इसको इक्वेशन का नाम दे दिया है। जहां भी ह्यूमन इंक्लूजन आ जाएगा, मान लीजिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, अगर आप किसी को फोन नंबर भी असाइन करते हैं, आप कहते हैं 10 नंबर का मैं फोन नंबर मिलता है ना, लेकिन आपको असाइन किया जा रहा है वहां पर एक टेक्निकल टर्म्स में कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व है, वहां पर आपको पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं, कोई भी डेटा सेट में आपको दिख जाएगा, जो नेचुरली अकर करेगा, जो मल्टीप्लिकेशन में बात कर रहा होगा, वहां पे ये पैटर्न होगा। अब इसका यूज कैसे करते हैं प्रैक्टिकलिटी में हम लोग, है ना। तो यहाँ पे देखोगे कुछ, जैसे मैं आपको 2-3 प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। पहले सबसे इजी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि मान लो कोई कंपनी के एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो हम पढ़ते थे ना, कि मान लो एक कंपनी है, उसके कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस है कि भाई मेरा एम्प्लॉय किसी अदर सिटी में जा रहा है, तो आप मैक्सिमम 5000 तक की एक्सपेंसेस कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रॉड कैसे होता है, जो हम लोग पकड़ेंगे इस एल्गोरिदम के थ्रू। फ्रॉड यहाँ पे होता है, अगर आप नेचुरली देखोगे, नेचुरल डेटा की बात की जाए, अगर मान लो जब मेरा जितना खर्चा हुआ मैं वो अगर दिखाऊं बिल में, इनवॉइस में, तो बेनफोर्ड एल्गोरिदम को फॉलो कर जाएगा। मतलब उसमें 1 से स्टार्ट होने वाले जो इनवॉइस का अमाउंट है वो 30% आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यही अगर हम वहां पे फ्रॉड करें, वो डेटा हम खुद लिखें, हम मैक्सिमम टाइम डेटा क्या लिखेंगे कि हमारा 5000 में से 4800 खर्च हो गया, 4900 खर्च हो गया होटल में खाने में सब मिला के, ताकि हम चाहेंगे फ्रॉड कर सके, मैक्सिमम जो अमाउंट है वो निकाल सके। या फिर ये भी कर सकते हैं हम ना, खर्चे नंबर ना सेम करना चाहेंगे कि हर एक मतलब मेरा एक बार ट्रिप में 1000-1500 खर्चा हुआ, एक बार 2000 हुआ, तीसरी बार 3500, किसी बार 4.5, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि ओवरऑल ना मेरा 4500 एवरेज आ जाए, है ना, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम करके, दिमाग लगा के। अब यहाँ पे होगा कि जब बेनफोर्ड एल्गोरिदम पे वो चेक करेंगे हम लोग, तो फोर्थ का जो नंबर है, फोर्थ का जो परसेंटेज आना चाहिए या प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, वो एक्चुअली डिक्रीज होता है 1 से लेके जब आप चेक करोगे, है ना, जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है, ये आप देख सकते हैं डिक्रीज हो रहा है, लॉगरिथमिक डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब वहां पे आपको क्या दिखेगा कि 4 की फ्रीक्वेंसी अचानक से बहुत हाई दिखेगी नंबर 1 से, तो यहाँ पे पता चलेगा कि कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है अभी तक हमें नहीं पता, कुछ तो हुआ है जिसके कारण 4 का स्पाइक अचानक से दिख गया।
अब करेंगे क्या हम सब कि जिसके भी इनवॉइस में ये स्पाइक दिखा है उसे बुलाएंगे, कहेंगे भैया तुम अपना बिल जो है ना सारा दिखाओ मुझे, ठीक। हम तो चूंकि बिल तो हमने जनरेट किया, हम तो दिखा देंगे, उसका क्रॉस चेक किया जाएगा कि जो भी रेस्टोरेंट है उसको फोन करेंगे, भाई ये पर्सन जो है ये इनवॉइस है, इतना खर्चा हुआ था क्या आपके पास, वो बता देगा नहीं इतना तो हुआ नहीं था। होटल में फोन करेंगे इतना खर्चा हुआ। तो इस तरीके से हम लोग इससे फ्रॉड को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। और यही बात मुझे अमन भाई ने बताई थी कि इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े टैक्स ट्रांजैक्शंस के जो इनवॉइसेस बनते थे, या फिर आप देख लीजिए जो ट्रेडिंग कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में, जो वो होती है मैनिपुलेशन भी पकड़ में आ जाती है। अचानक से स्पाइक अगर किसी नंबर में दिख गया तो मतलब वहां पे कुछ तो हुआ है, बाद में उसको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम जो बने हुए ना, हम यूनिवर्स ने हमको बनाया और हमें यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से ही वो चला रहा है। हमें लगता है कि अमीर गरीब और ये पॉपुलेशन ये सब हम कंट्रोल में टेक्निकल करते हैं। अगर नेचर को छोड़ दोगे ना तो नेचर वैसे नहीं ग्रो करेगा। नेचर हमेशा एक पैटर्न, ये वाला पैटर्न फ्लो करेगा, और वो बाय डिफॉल्ट हम भी कर रहे हैं। हम जो खाना खा रहे हैं, इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपने पिछले साल का क्या करना, आप लोग डेटा निकालना। आप किसी रील्स या शॉर्ट देखते होंगे तो आप डेटा निकालना कि आपने कितनी रील्स को लाइक किया या शॉर्ट्स को लाइक किया या कितनी शॉर्ट्स पे कमेंट किया, और उसके बाद क्या करना, आप लोग जाना उस क्रिएटर पे और आप देखना कि उस क्रिएटर की कौन सी नंबर की रील को, मान लो किसी की आपने किसी क्रिएटर की 10वें नंबर की रील को लाइक किया था, किसी को 22वें पे किया था। ये सारे डेटा निकालना, आपको वहां भी यही पैटर्न दिखेगा। ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। इवन एक्चुअली जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, उसमें अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछोगे, ये तो चलो मैंने बना के आपको बताया था ताकि आपको समझ में आए। सेकेंड थिंग, आप एक चीज और इसके बारे में जान लो कि ये एज ए मेटल डिटेक्टर की काम करता है कि नहीं। जैसे आप मॉल में जाते हो तो आपको चेक करता है, तो कहीं पे अगर वो बच गया तो वो क्या करता है, वो ये नहीं मानता कि आपके पास बंदूक ही है या कुछ है ना। वो बोलता है भाई क्या है पैकेट में, निकाल कर दिखा दो मुझे, है कि नहीं। तो हम दिखाते हैं चाबी है या कॉइन है जिसके कारण बज रहा था। तो ये है कि अगर मान लो बेलफोर्ड एल्गोरिथम कहीं पे काम नहीं किया, इसका मतलब ये कंपल्सन नहीं है कि वो इंसान फ्रॉड ही कर रहा है। ये बस ये बताता है कि आपको वहां पे क्रॉस चेक करना है। आप जैसे गवर्नमेंट का अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं तो गवर्नमेंट का एक स्कीम चलता है जो इंश्योरेंस का है ना, कुछ नाम है 5 साल का जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कुछ देते हैं, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत है ना, उसमें इंश्योरेंस जो है ये रहता है 5 लाख का रहता है एनुअली। अब मुझे एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि मान लो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेंगे, जैसे गवर्नमेंट उनको पैसा देती है आपके इंश्योरेंस का जो भी अमाउंट है, इंश्योरेंस कंपनी तो ये दिखा सकती है कि सुफियान ने भी 5 साल अपना क्लेम कर लिया, 5 लाख अपना क्लेम कर लिया हर साल, अंकित ने भी अपना 5 लाख क्लेम कर लिया, व्योम ने भी अपना 5 लाख क्लेम कर लिया, है ना। बात क्या है, तो गवर्नमेंट फिर यही बेलफोर्ड एल्गोरिथम वहां पे लगाएगी कि अचानक से स्पाइक, मतलब 5 लाख मतलब 4,99,000 कि 4 का स्पाइक कैसे आ गया। क्योंकि अगर ये नेचुरल डेटा होता तो सबसे ज्यादा स्पाइक किसमें रहेगा, 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में। अचानक से 4 का स्पाइक कैसे हो गया। अब वो चेक करेंगे, सारे कंपनीज को बुलाएंगे, अगर इनका ऑडिट करो, चेक करो यहाँ पे, है ना, ये सबने इतना क्लेम किया है कि नहीं, चेक करेंगे, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। ठीक है। इवन जो अभी इंस्टा का बात कर रहे थे, जो इंस्टा का एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है कि कोई फॉलोवर अचानक से फॉलोवर राइज हो जाते हैं, कैसे उसमें बहुत सारे बॉट्स होते हैं। बॉट्स में लोग लगा लेते हैं, तो इल्जाम लगता है मुझ पे, लोग लगाया था। अच्छा, शुरू में जब YouTube का ये हुआ था, बढ़ गया था अचानक से सब्सक्राइबर, देखो ना रुक गया। बेलफोर्ड एल्गोरिथम काम कर रहा है ना नेचुरली। 1 वाला नंबर देखो अभी लॉन्ग टर्म तक दिखेगा। हाँ यार ये बात है, 1 से 2 मिलियन वाला। क्योंकि एक और चीज है, आपको मैं लग रहा होगा, लोगों को लग रहा होगा फ्रॉड ऐसे कर सकते हैं कि हम 1 और 2 इन सबकी फ्रीक्वेंसी फिर ऐसे सेट कर देंगे, आप कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि होगा ये बात ना, हाँ बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा पे, और जहां भी आपने अपने हाथ वैथ चला दिए तो ये डेटा तुरंत बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप कर नहीं सकते। आई एम बैक। तो आप लोग समझ चुके होंगे बेलफोर्ड क्या है क्या नहीं है। मैं आपको इसकी जादू इक्वेशन दिखाई देता हूँ। जादू इक्वेशन ये है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, वैसे एडिटर साहब स्क्रीन पे लगा देंगे, कि ये ऐसी बात करती है कि मान लीजिए कि कोई नंबर है ए, कोई एक नंबर है ए, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी नेचुरली अकरिंग डेटा में शुरुआत होने की कोई नंबर उसी नंबर से शुरू होगा, वो आ रहा था, जो इसका लॉ बन गया ये लॉगरिथमिक ब्रैकेट में a+1 डिवाइड बाय a। अब इसमें आप 1 2 3 डाल दीजिएगा, आपको यही सेम परसेंटेज दिख जाएगी, यहाँ पे अवेलेबल है। ये सारी बात यहाँ पर है। अब थोड़ी आज की बातें करते हैं, एआई का जमाना है। डॉक्टर साहब एआई के ऊपर कुछ बोल रहे थे आप? यार मैं जो बोल रहा था उसके पहले तो मुझे एक बात बताओ। हाँ मैंने यूज कर लिया। हाँ मैंने पहले भांडा फोड़ दिया। नहीं भांडा तो तुम फोड़ ही देते हो, वो आदत है। कुछ लोग आदत से मजबूर रहते हैं, can't do anything about that, but what we can do is ask you a very simple question। देखो
अब हमने काफी सारे इसके एप्लीकेशंस बता दिए कि कैसे ये आज भी रेलेवेंट है और काफी वाइडली यूज किया जाता है। मगर अगर मैं आपसे कहूं कि ये बात भी काइंड ऑफ भुला दी गई थी इक्वेशन देने के बाद, तो आप क्या करें? हाँ, बोलती बंद कर दी ना। नहीं, मैं शायरी याद कर रहा था। हाँ, कि यूं तो हर गम भुला देता है रफ्ता रफ्ता वक्त की बात है। ऐसे तो कुछ थी, वो भी पोइट्री याद नहीं आ रही, वरना मैं पोइट्री शायरी बोल देता। ये खैर, भूलने की भी आदत लग गई है इनकी, आदतें बिगड़ती जा रही हैं। मैं भूल जाऊं तो मैं अब यही मुनासिब है, मगर भूलना भी चाहूं तो किस तरह से भूलूं कि तुम तो फिर भी एक हकीकत हो, वो एक ख्वाब नहीं। इस दिल का ये आलम है कि क्या कहूं, कम वक्त भुला ना पाया वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो बात जो मैं तुमसे कह नहीं सका, वो रब जो हमें कभी रहा ही नहीं, मुझे याद है वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। इसलिए तेज बोला, वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। सो बात ये हुई थी कि उन्होंने ये पेपर पब्लिश किया। उन्होंने कहा ये फॉर्मूला देके कि मैंने ये चीज नोटिस की है। मगर चैलेंज अभी भी ये था कि दिस वाज 1930s, अभी तक कंप्यूटर्स आए नहीं थे। हमने एक वीडियो बनाई थी ऑन द 3 बॉडी प्रॉब्लम। तो 3 बॉडी प्रॉब्लम एक्चुअली साइंटिस्ट काफी पहले से रिकॉग्नाइज करने लगे थे, मगर इसका फाइनल कॉन्फर्मेशन तब आया जब कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशंस भी ये दिखा रहे थे कि इवेंचुअली कोई भी 3 बॉडी अगर आ जाएगी तो वो कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम, है ना। तो जब कंप्यूटर्स आए तो एक बहुत जो काइंड ऑफ कंपैरेटिवली सिंपल चीज थी वो ये था कि कंप्यूटर्स के थ्रू हम रैंडम नंबर जनरेशन करवा सकते थे भारी मात्रा में। ये एक कंडीशन है कि जो डेटा रहता है, किसी भी डेटा जो ये इक्वेशन को फॉलो करेगा, वो एक्चुअली वेरी हाई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का उसके होना चाहिए। मतलब वो डेटा सेट जो है ना, उस डेटा सेट के अंदर छोटे छोटे वैल्यू से लेकर करोड़ों अरबों तक वैल्यूज हो सकते हैं। यस, ये बात है। सेकंड कंडीशन इसकी ये रहती है कि इसकी जो ग्रोथ है या फिर इसका जो इंक्रीमेंट है वो नेचुरल होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन इसकी ये है कि इस पे किसी भी तरह की लिमिट नहीं होनी चाहिए। कोई एक्सटर्नल लॉ से बाउंडेड नहीं होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि आपने कोई एआई में प्रोग्राम सेट किया और आपने बोला इस पैटर्न में नंबर जनरेट करवाओ, तो उस नंबर में आपको दिख जाएगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी भी एक सर्टेन कंडीशन से बाउंडेड नंबर जनरेट हो रहे हैं रैंडमली, वहां नहीं आएगा ये। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, सूफियान आपको भी दिमाग में लगेगा कि अगर मैं आप सबको कहूं कि सबका फोन नंबर का डेटा निकालो विद इन इंडिया, तो वो इसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहला बाउंड आता है जो हमारा आईएसडी कोड है, वो सबके लिए सेम है। फिर कई सारे लोगों के एरिया वाइज भी, पहले एरिया वाइज रहता था, स्टेट वाइज रहता था, 1, 2, 3 नंबर के पैटर्न से वो शुरू होता है। सो यहाँ वो अप्लाई नहीं, क्योंकि ये वही बोला, ये नंबर असाइन किए जा रहे हैं जो कि रैंडम नहीं हो सकते, वो एक इंक्लूजन है ह्यूमन कॉन्शियसनेस का। वहां नहीं दिखाया पैटर्न। यस, सो कंप्यूटर्स के आने के बाद सबसे पहले तो रैंडम नंबर्स जनरेट किए जा सकते थे, ट्रूली रैंडम। दूसरा, लार्ज डेटा सेट्स को रिकॉर्ड करना, स्टोर करना हो गया था बहुत आसान। तब जब फिर ये लॉ उन लार्ज डेटा सेट्स को अप्लाई किया गया तो ये पैटर्न इमर्ज होने लगा, फिर इसके एप्लीकेशंस आने शुरू हुए। मगर एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना हमें आज भी देखने मिलता है, वो ये है कि सुफियान, आपको क्या लगता है कि अगर हम किसी भी एआई, स्पेशली जो लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स हैं जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, ये सब जो हो गया, अगर हम उनके पास गए, देखा जैसे इनका रैंडमली फोन बज गया, यस, तो अगर हम इन सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के पास गए और उनसे हमने कहा कि भाई आप जनरेट करो, तो क्या होगा? उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मगर ये ध्यान रखिएगा मैंने एआई के बहुत सारे टूल्स को सिखाया है। हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है एआई आसान भाषा में। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो मेरी जान, उस कोर्स को खरीद लीजिएगा। थोड़ा दाना पानी आ जाए तो चीजें मूवी बना सकूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको 12 से लेकर 15 यूजेबल टूल्स के ऊपर हमने गाइड किया है कि कैसे आप टूल्स का इस्तेमाल करके पीपीटी बना सकते हैं, कैसे आप इमेज बना सकते हैं, कैसे वीडियो बना सकते हैं, 11 लैब्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपीटी कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, वो सारी बातें उस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। सूफी ट्रैम्प कोड यूज कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सवाल दोबारा पूछना। सवाल ये था दोस्त कि अगर आप या फिर हमारे दर्शक अगर हमारा कोर्स ले लेते हैं और इन मॉडल्स पे जाते हैं और उनसे ट्रूली रैंडम चीजें जनरेट करने को कहते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि एआई भी कोई ना कोई सेट इक्वेशन को फॉलो कर रहा होगा। वो इंक्लूजन में कोई बाउंडेशन लगा देगा जिस वजह से ट्रूली रैंडम शायद नहीं आ पाएगा और ये पैटर्न नहीं दिखेगा। ही इज एब्सोल्युटली राइट। अभी देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या आती है कि क्यों हम इस इक्वेशन के थ्रू फ्रॉड को फ्लैग जरूर कर सकते हैं या फिर इररेगुलरिटीज फ्लैग कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कई सारे वीडियोस में, हम एक बहुत ही सिंपल
फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला नहीं, रादर एक मेथड पर रिलाई करते हैं, वो है पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन अपने आप में बाउंड रहता है, बिल्कुल, है ना। कोई भी पैटर्न कभी भी रैंडम नहीं है, पैटर्न सेट रहता है। हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करके उसको मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं, मगर वहां पर भी हम लिनियरली जा सकते हैं, एक्सपोनेंशियली नहीं जा सकते। और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि एआई जैसे कि आपके लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स भी अगर हो गए, जब उन्हें टेस्ट किया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है, जब भी वो किसी भी कदर का रिस्पॉन्स आपको देंगे, कंप्यूटर्स इन चीजों पर काम नहीं करते। वो ट्रूली रैंडम डेटा जनरेट कर सकते हैं, मगर क्योंकि हम उनके रिस्पॉन्सेस टेस्ट करते हैं, उनके रिस्पॉन्सेस को मोल्ड करते हैं जो हमें ज्यादा सेंस बनाए, क्योंकि हमने एआई को टेक्निकल टर्म में बाउंड कर दिया किसी सेट ऑफ इक्वेशंस के जरिए, या फिर किसी प्रोग्रामिंग के जरिए, है ना। तो चांसेस ये, स्पेशली टेस्टिंग में ये देखा गया है कि उनके जनरेट किए गए डेटा पर ये इक्वेशन लागू नहीं हो। बिल्कुल। खैर, एआई की बातें करनी थी, मैथ्स की भी बातें करनी ही है। इसके अलावा भी मैथ में और बहुत कुछ मैजिक जादू है, जादू, जिसके बारे में हम आपसे बात करते रहेंगे। खैर, मेरा तो हो गया भाई सूफियान, मेरा भी हो गया। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि ध्यान रखिएगा, इसलिए इस थंबनेल में हमने बात उसमें करना चाहते कि ये एक सीक्रेट इक्वेशन है जो यूनिवर्स को गवर्न कर रही है। जो हमें यूनिवर्स रैंडम परसीव होता था अब तक, उसमें रैंडमनेस नहीं है यार। और यूनिवर्स ने अपने रैंडमनेस में भी एक पैटर्न डाल दिया है, जिसको आप अपनी जिंदगी में जाने अनजाने में एक उतार रहे हैं, अप्लाई होते हुए देख नहीं पा रहे हैं। हमारा बुद्धि, हमारी क्षमता उतनी नहीं है कि हम दुनिया को ईजिली समझ जाए, तभी हमने इजाद की थी मैथमेटिक्स। और शायद इसलिए भी कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज इंडीड द लैंग्वेज ऑफ गॉड। इसी पे बात खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।